हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम इस 9th क्लास की एसएसटी में हम पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि हुई उसके बारे में और नाजीवाद के बारे में पढ़ा था, जर्मनी की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर किस तरह से जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ। ठीक है, ये वर्कशीट 45 है जो 17 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी बोला जाता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नाजी पार्टी का पुराना नाम क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसका पुराना नाम है। ठीक है, और जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में अब थोड़ा पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, जब कोई देश खाली होगा आर्थिक रूप से, ठीक है, उसको अपने पराजय और एक अपमान जो उसका हुआ है उसका बोध होता है और अंदर ही अंदर उस चीज़ को लगता है कि इसका ये जो गहरा घाव है इसको कोई भरने के लिए आ जाए। तो वो काम हिटलर ने किया, बखूबी किया। और हिटलर जब उनके घाव को भरने के लिए आ गया तो जर्मनी की जनता ने उनका स्वागत किया और उसको सत्ता पर बिठा दिया। महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जर्मनी था वो आर्थिक रूप से काफ़ी खाली हो चुका था और जब उसको अमेरिका से हेल्प मिल रही थी तो वो जो हेल्प है 1929 में बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि अमेरिका में मंदी आ गई। और अमेरिका में मंदी आने का मतलब है पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। तो जर्मनी के 1929 में बुरे हाल हो चुके थे और उसी हालात का फ़ायदा जो है वो नाजी पार्टी और हिटलर ने उठाया। और 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनावों में 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते, यानी कि इन 3-4 सालों में आते आते उसको 37 यानी कि जो 2.5% वोट उसको जर्मनी में मिल रहे थे वो सिर्फ 3 सालों में आगे बढ़कर उसको 37% जो वोट हैं वो मिलने लगे पूरे जर्मनी में। यानी कि जर्मनी की जनता उसको पसंद करने लगी थी। उनके अंदर उसको जो जर्मनी की जनता है हिटलर के अंदर एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रही थी कि शायद ये हमें एक बेहतर भविष्य दिलाएगा। नाजी प्रचार की कला। अब नाजी पार्टी में ऐसी क्या बात थी जो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए? हिटलर में ऐसा क्या था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए? तो पढ़ते हैं। नाजी प्रचार की कला। नाजी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, यानी जो हिटलर था वो बहुत अच्छा बोलता था, बहुत अच्छा भाषण देता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की वो बात करता था, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी का विरोध करता था और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने का वादा करता था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का और नौजवानों को एक अच्छा भविष्य का वादा करता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था, यानी कि वो दिखावा, लोगों को इकट्ठा करना, प्रदर्शन करना, अपनी जनसंख्या में अपनी संख्या दिखाना। ठीक है, नाजी पार्टी के जो लोग हैं बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करते थे, रैलियां करते थे, भाषण देते थे। तो ये लोग इस तरह से प्रभावित हुए कि ये जो पार्टी है ये कुछ ऐसा करेगी जो जर्मनी को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटा देगी। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे। स्वास्तिक का निशान कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आप सबने देखा होगा। तो ये नाजी पार्टी की देन है। तो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। यानी कि लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन का सहारा लिया, जिनमें स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषण का खास अंदाज शामिल हुआ करता था।
नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया। जर्मनी की जनता के लिए वो एक मसीहा था, अवतार के रूप में था। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व चकनाचूर हो चुके थे, जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो इस सिचुएशन में अगर हिटलर लोगों को सहारा लगा तो लोगों ने उसको भरपूर अपना सहारा दिया और हिटलर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो गद्दी पर बैठ गया। लोकतंत्र का ध्वंस, यानी कि जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ तो लोकतंत्र का क्या ध्वंस हुआ, यानी कि लोकतंत्र बिल्कुल ढह गया। किस तरीके से? 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दे दिया। ठीक है, यानी कि हिटलर को, क्योंकि जो जर्मनी है वहाँ पर चांसलर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, आज भी वहाँ पर चांसलर ही हैं, तो हिटलर जो है वहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली पद था चांसलर का, उसको वो दे दिया गया। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, यानी कि जितने भी जर्मन के रूढ़िवादी सोच के लोग थे वो नाजी पार्टी को पसंद करते थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया, यानी कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए विधायिका है आपकी, ठीक है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, आपकी संसद है, तो ये जो चीज़ें आपकी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, हिटलर ने इनको भंग करना शुरू कर दिया और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि जो 3 मार्च 1933 को उसने एक एक्ट पारित किया, एक अध्यादेश सर्कुलर जारी किया, जिसके द्वारा उसने जितने भी प्रेस पर जो आज़ादी होती है प्रेस पर, क्योंकि प्रेस पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, प्रेस अपनी खुली ज़बान होती है जो लोगों के बारे में राय देती है, जैसे अखबार है, न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, तो इस पर अगर अंकुश लग जाएगा तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती उस देश में। तो हिटलर ने उस चीज़ पर प्रहार किया। 3 मार्च 1933 को एक विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए हिटलर को संसद के हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार मिल गया, यानी कि संसद को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया और सिर्फ एक सर्कुलर, एक अध्यादेश जारी करके कुछ भी हिटलर अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाता था और उसे मनवाता था। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि जितने भी ट्रेड यूनियन थे, ठीक है, मजदूरों के या किसी भी चीज़ के व्यापारिक जो ट्रेड यूनियन थे, इन सब पे पाबंदी लगा दी गई, सिवाय नाजी पार्टी को ही एक ऑथराइज्ड पार्टी घोषित किया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब आप सोचिए, उस देश की अर्थव्यवस्था पर सिर्फ एक पार्टी का, उस देश की मीडिया पर, सेना पर और न्यायपालिका पर अगर सिर्फ एक पार्टी का नियंत्रण हो जाए तो आप इमेजिन करिए कि वो देश कैसे चलेगा। वो एक तानाशाह होगा, पूरी तरीके से तानाशाह, और हिटलर जैसा तानाशाह शायद ही विश्व में कहीं आपको देखने को मिलेगा, जो कि इतना क्रूर था और अपने इरादों के लिए बिल्कुल दृढ़बद्ध था। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? पहला क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? तो पहला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की बदहाली और समाज का गहरा संकट हिटलर के उदय के कारण थे। दूसरा पॉइंट, नाजी प्रचार में एक नए जर्मनी की कल्पना की गई। हिटलर की इस कल्पना को लोगों ने स्वीकारा और उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। हिटलर स्वयं एक जबरदस्त वक्ता था, जोशीले भाषण में राष्ट्र की स्थापना का वायदा किया, जिससे कि जर्मनी की जनता उसकी तरफ आकर्षित हुई। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है ये हिटलर के उदय के कारण है। अगला क्वेश्चन, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वायदे किए? हिटलर ने क्या वायदे किए कि वो जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा व गौरव को वापस दिलाएगा, शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना करेगा, बेरोजगारी व महंगाई से मुक्ति दिलाएगा। अगला क्वेश्चन, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, भंग कर दिया। देश में बड़ी बड़ी रैलियां व जनसभाएं की, भाषण दिए जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए।
अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, ट्रेड यूनियन, इन सब पे उसने बैन कर दिया। ठीक है, और अपने आप को इतना बड़ा साबित किया, अपनी पार्टी को इतना बड़ा साबित किया कि लोग उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगे। अगला क्वेश्चन है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होती हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है हाँ, हम मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप देश के बारे में सुनते हैं, कुछ आतंकवादी घटनाओं के बारे में सुनते हैं मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पे, तो आपको भी ऐसा लगता है कि जो ये आतंकवादी घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं आप भी आग बबूला हो जाते हैं। ठीक है, और जब किसी और देश से जब हमारा देश बदला लेता है या हमारा देश उन्नति करता है और जब वो न्यूज़ चैनल पे सुनाई देता है, तो आप उस चीज़ पे, उस न्यूज़ चैनल पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, जो इसने दिखाया है वो सही होगा। तो मीडिया जो है कहीं ना कहीं आपको एक सही रास्ता दिखाती है। वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम उस बात को कैसे लें, समझें। ठीक है, दिमाग हमारे सबके पास है, मीडिया की बातों को हमें कितना सोचना है, कितना अपने ऊपर प्रभावित करना है, वो सब हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि मीडिया जो है वो एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्तिगत इंसान को प्रभावित करती है। तो इसका जवाब होगा हाँ। और आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जो मैंने दिया वो, या आप अपनी तरफ से भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें मेरा ये वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।